तो सभी बच्चों का हमारे इस एनसीईआरटी सेशन में स्वागत है। बच्चों, यदि आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फ्लावर। क्या पढ़ा था? फ्लावर, पुष्प पढ़ा था। पुष्प में हमने उसके लगने के क्रम पढ़ा था, यानी जो पुष्प होता है किसी पौधे पर किस टाइप से लगता है। ठीक है। तो पुष्प जो है पौधों में दो टाइप से लगता है, एक होता है सासीमाक्षी, एक होता है आसीमाक्षी, यानी जिसकी एक लिमिटेशन होती है, एक जिसकी लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो पुष्प के अलग अलग भाग होते हैं, कैलिक्स होते हैं, कोरोला होता है, एंड्रोनेशियम होता है, गायनेशियम होता है। ठीक है। कैलिक्स, कोरोला और एंडोनेशियम, गायनेशियम, यानी बाह्य दल, दल, पुमंग और जायंग। कैलिक्स और कोरोला को हम बोलते हैं बाह्य दल, कैलिक्स होता है, कोरोला क्या होता है? दल होता है, पुमंग और जायंग होता है। ओके। इसके बाद जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो सहायक अंग होते हैं, और पुमंग और जायंग जो होते हैं वो जननी अंग होते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है। फिर हम इसका एस्टिवेशन देखे थे। एस्टिवेशन का मतलब होता है हम फूल को कितने टाइप से कैसे कैसे काट सकते हैं। तो एक नियमित था, एक द्विपार्श्वी था, एक अनियमित था। नियमित जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञा सम्मित। जो द्विपार्श्वी होता है उसको हम बोलते हैं एक व्यास सम्मित, और जो डिवाइड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं एक व्यास सम्मित या अनियमित होता है। ठीक है। फिर हमने देखा था जायंग। जो हम यहाँ पे आज मेन चीज हमारा जो फोकस है वो है जायंग। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं गायनोशियम। ठीक है। यानी जो जायंग होता है उसको तीन टाइप से क्या होते हैं, यानी किसी भी प्लांट में जो जायंग होते हैं वो तीन प्रकार से उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार से उपस्थित होते हैं? तीन प्रकार से उपस्थित होते हैं। ठीक है। एक होता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है अधोजायंग। अधोजायंग का मतलब क्या होता है? जो कैलिक्स कोरोला जो होता है वो नीचे होता है, और जायंग जो होता है ऊपर होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सरसों में, ठीक है, बैगन में देखा होगा, बैगन में आपने देखा होगा डंठल होता है जो पौधे से लगा होता है। जब आप बैगन खरीदने जाते हो तो बैगन में आपको उसके आगे एक ग्रीन ग्रीन सा यानी स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है। फिर उसको आप निकाल लेते हो, कभी कभी उसकी सब्जी में भी डाल देते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है तो क्या दिखाई दे रहा है? अधोजायं। अधोजायं का मतलब यही है कि जो बाहर का पार्ट होता है, हरा वाला पार्ट होता है वो बाहर होता है, और मेन पार्ट जो होता है उसके ऊपर होता है। ठीक है। जैसे गुड़हल हो गया, बैगन हो गया, मिर्ची हो गई, सरसों हो गया। ठीक है। मिर्ची में भी ऐसा होता है, टमाटर में भी ऐसे होता है। ठीक है। तो ये किसमें पाया जाता है? अधोजायंग किसमें पाया जाता है? सब्जी वाले में। ठीक है। इसमें अंडाशय कैसा होता है बेटा? ऊर्ध्ववर्ती होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्ववर्ती होता है। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक। फिर उसके बाद आता है परिजायंग। परिजायंग का मतलब क्या होता है? जो एंड्रोनेशियम जो होता है, जो जायांग है उसको थोड़ा सा क्या करता है? घेर कर रखता है। क्या कर रखता है? घेर कर रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं? परिजायंग बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो अंडाशय होता है वो क्या होता है? अधोवर्ती होता है। ये किसमें किसमें होता है? पल्म में होता है, गुलाब में होता है, आंडू में होता है। किसमें किसमें होता है? पल्म में, गुलाब में और आंडू में होता है। ठीक है। फिर अगला क्या होता है? अधिजायंग। अधिजायंग का मतलब होता है जायंग पूरी तरीके से क्या कर लेता है? घिरा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? अधोवर्ती। कैसे बोलते हैं? अधोवर्ती। ये किसमें देखने को बोलता है? अमरूद में, घिया में, है ना, अरपुष्पक में। ठीक है। अब अमरूद में कैसे देखते? अमरूद में देखते हो कि क्या उसमें किसी तरह की बाहरी स्ट्रक्चर यानी लगा रहता है? नहीं होता। अब ये जो घिया है, लौकी हो गई, कद्दू हो गया, करेला हो गया, चाहचिंदा हो गया, ठीक है, उनमें होता है ये। अब आप देखते हो कि जो कद्दू हो गया, करेला हो गया, चाहचिंदा हो गया, और अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, इनमें क्या बाहर से कोई एक किनारे में, जिस तरह बैगन में आपने देखा, क्या बाहरी स्ट्रक्चर में
क्या ग्रीन तरह के कोई स्ट्रक्चर होता नहीं, उसमें डायरेक्ट एक डंठल से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, परिजायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिजायक बोलेंगे। आप देखते हो कि अमरूद को जैसे ही काटते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, बीज होते हैं, सीड होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब हम आगे देखते हैं। आगे यदि हम देखते हैं तो पुष्प के यहाँ पे देखते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, ये वाला परिजाय अंग हो गया। ठीक है, ये दोनों जो हो गया क्या हो गया, अधिजायंग, परिजायंग और अधोजायंग। ठीक, अगला है पुष्प के भाग, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोनेशियम, गाइनोशियम। ठीक, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, कैलिक्स जो होता है पुष्प का बाहरी भाग होता है। ठीक है, कोरोला जो होता है पुष्प का आंतरिक भाग होता है, बट कोरोला जो होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यानी ये फ्लावर का एक मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। यानी फ्लावर में ये सबसे आकर्षक भाग होता है, जो किसी को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। आप उसमें आप भी आते हो, आपको भी फ्लावर क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका जो कोरोला पार्ट होता है वो क्या होता है, कलरफुल होता है। कैसा होता है, कलरफुल होता है। जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया, है ना, चमेली हो गया, गुड़हल हो गया, ये जितने भी फ्लावर हैं ये सभी आपको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब वो जो कलर, अलग अलग कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, पिगमेंटेड दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, तो कहाँ से आए, वो आया कोरोला का पार्ट होता है। ठीक है, इतना समझ में। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है, एंड्रोनेशियम आता है, एंड गाइनोशियम आता है, उमंग एंड जायंग होता है। अब ये जो आपने देखा कि कैलिक्स जो होता है, कोरोला होता है, उसका अलग अलग एस्टिवेशन होता है। कोर छाती, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, है ना, वैक्सिलरी, ये अलग अलग उसके क्या होते हैं, टाइप होते हैं। यानी कोर छाती किस में होता है, कोर स्पर्शी किस में होता है, कोर वैक्सिलरी किस में होता है। ठीक है, ये अलग अलग। ठीक, अगला क्या है, पुमंग। पुमंग जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एंड्रोनेशियम। पुमंग जो होता है पौधे का क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, नर भाग होता है। यानी जो पुमंग होता है यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर बनता है पुमंग में मेल गैमेट। क्या बनता है बच्चा, मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है, मेल गैमेट। क्या बनता है, मेल गैमेट बनता है। ठीक है, अब ये मेल गैमेट है क्या, मेल गैमेट यहाँ पे पौधों में होता है। क्या होता है, पौधों में मेल गैमेट का जो प्रतिनिधित्व करता है, पौधों में जो मेल गैमेट का प्रतिनिधित्व करता है उसका नाम क्या है, उसको हम बोलते हैं क्या, पराग कण। ठीक है, तो पुमंग में किसका निर्माण होता है, नर जनन, नर युग्मक, यानी मेल गैमेट, यानी पराग कण का। अब ये पुमंग होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये नर जनन होता है। ठीक है, जिसमें एक तंत्र तथा एक क्या होता है, परागकोश होता है। प्रत्येक परागकोश क्या होता है, द्विपालित होता है। द्विपालित का मतलब क्या है, आप देखेंगे परागकोश का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। ठीक है, जो परागकोश होता है उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, आप बुकों में देखेंगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा। ये क्या हो रहा है, दो पालियों में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम यहाँ से बीच से यदि हम विभाजित कर दें, डिवाइड कर दें, ये कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा बेटा, दो भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में, ये दो भागों में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से। ये दो ही पाली हो गई। ठीक है, ये द्विपालित होता है। ठीक है, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। देख लीजिए, एक कोष्ठ ये हो गया, एक कोष्ठ ये हो गया, दूसरा कोष्ठ ये हो गया, तो प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ हो गए, दो ब्रैकेट हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। ओके, परागकोश में परागकण होते हैं, यानी इसमें परागकोश में क्या होते हैं, परागकण। जो बांध पुंकेसर जनन में असमर्थ होते हैं,
तथा स्टेमेनाइड कहलाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेनाइड कहते हैं। ठीक है। पुंकेसर फूल के अन्य दो भाग दल तथा आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो होते हैं अलग अलग तरह से होते हैं। एक होता है दल लग्न यानी एपीपेटस एपीपेटेलस, और एक होता है परिदल लग्न। ठीक है। दल लग्न और परिदल लग्न का मतलब क्या होता है? जो डायरेक्ट जायांग से लगा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? दल लग्न। मान लीजिए ये सेंटर है, जो सेंटर से लगा होगा उसको हम बोलेंगे दल लग्न। जो सेंटर से बाहर यहाँ पर ऐसे इस तरह से लगे रहेंगे इनको हम बोलेंगे परिदल लग्न। क्या बोलेंगे? परिदल लग्न। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं? ओके। अब जो पुंकेसर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के मतलब यदि ये ग्रुप में हो सकते हैं, एक साथ दो भी हो सकते हैं, एक साथ बहुत सारे भी होते हैं। जब ये गुच्छे के फॉर्म में एक साथ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक संघी। क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे परिदल एक साथ होते हैं इसको हम बोलते हैं एक संघी। जैसे आपने देखा होगा गुड़हल, किसमें देखा होगा? गुड़हल में। ठीक है। फिर अगला आता है दो द्विसंगी। द्विसंगी का मतलब होता है दो तरह के जो उमंग होते हैं एक साथ होते हैं, उसको हम बोलते हैं द्विसंगी बोलते हैं। ठीक है। फिर अगला क्या होता है? मटर में ये देखने को मिलता है। बहुसंगी का मतलब होता है जब बहुत सारे जो उमंग होते हैं एक साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं बहुसंगी। ये सिट्रस में देखने को मिलता है। सिट्रस का मतलब होता है नींबू में मिलता है। ठीक है। इतना समझ में आया? अब कुछ की जो पूंग की लंबाई होती है अलग अलग होती है, जैसे सालविया हो गए और सर्फ हो गए। अगला क्या हो गया? जायांग हो गए। अब देखिए जो जायांग होते हैं वो अलग अलग उनके क्या होते हैं? गायनेशियम। गायनेशियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। इसमें मादा युग्मक किसका निर्माण होगा? गैमेट का निर्माण होगा। यानी जो गैमेट बन रहे हैं, युग्मक बन रहे हैं, उनका निर्माण होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो गैमेट बन रहे हैं यानी एग बन रहे हैं तो क्या है? सीड, बीज जिसको आप बोलते हैं। अब ये जो अंडाशय जो होता है ये अलग अलग होते हैं। ठीक है। कैसे कैसे होते हैं? इनका जो अंडाशय होता है तो इनका बीजांड नाश जो होता है अलग अलग होता है। यानी अंडाशय तो पहली बात तो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे होता है। जब एक होते हैं तो एक अंडपी, जब दो ही होते हैं तो दो ही अंडपी, जब दो बहुत सारे होते हैं तो युक्तांडपी या बहु अंडपी कहते हैं। जब एक अंडाशय होता है यानी एक बीज होता है तो एक अंडपी, जैसे नारियल, नारियल में एक ही बीज निकलता है। दुई अंडपी जब दो बीज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं दुई अंडपी। बहुअंडपी जैसे बहुत सारे बीज होते हैं तो बहुअंडपी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसमें देखा होगा? पपीता में देखा होगा, तरबूज में देखा होगा, इनमें क्या खरबूज में होता देखा होगा, तो क्या होते हैं? अमरूद में उसमें देखा होगा, किसमें क्या बोलते हैं? नींबू में देखा होगा, तो क्या होते हैं? बहुअंडपी। ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। फिर अगला ये है कि जो बीज होते हैं अंडाशय से किस तरह से लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हो गया एक सीमा पर लगे रहते हैं तो इसको हम सीमांत बोलते हैं। जब ये बीच में लगे होते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रल। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल यानी स्तंभी बोलते हैं। जब ये बीज जो होते हैं दीवार से लगे रहते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? सीमांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भित्ति बोलते हैं। जब ये केंद्रक में बीच में फ्री रूप से स्थित होते हैं इसको हम बोलते हैं फ्री सेंट्रल बोलते हैं। जब ये आधार से लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं बेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसल या आधारी बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इनके उदाहरण अलग अलग है। ठीक है। जो सीमांत से लगा रहा होता है एक सीमा में एक रेखा में, जैसे आप देखते हो मटर, मटर को आप जब छीलते हो तो क्या करते हो? एक सीमा में लगा होता है, एक साइड लगा होता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीमांत बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? स्तंभी आता है, यानी जो बीच में देख रहे हो लगा होता है इसको हम बोलते हैं स्तंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभी बोलते हैं। जो बीच में लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? स्तंभी बोलते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं है? और सभी का एग्जाम्पल क्या है? अलग अलग है, जो आप पढ़ चुके हो एक बार, ये दोबारा हम रिपीट करा रहे हैं। एक गुलाब हो गया, कमल हो गया, फिर मटर टमाटर हो गया, युक्तांडपी होते हैं। अब बीजांड न्यास में देखोगे सीमांत में क्या क्या आता है? सीमांत में आता है गुड़हल आता है, सॉरी सीमांत में मटर आता है। सीमांत में क्या आता है? मटर आता है।
लेकिन स्तंभी में क्या आता है, यानी जो सेंट्रल में होता है, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, गुड़हल हो गया, इनके जो बीज आपको मिलेंगे बिल्कुल बीच में सेंटर में मिलेंगे। भित्ती में आपने पपीता में देखा होगा, पपीता में जो होता है कहाँ लगे होते हैं, भित्ती में लगे होते हैं। ठीक है, सरसों हो गया, आर्चिमोन हो गया, क्रूसीफर जो फैमिली होती है वो हो गई। फिर मुक्त अंडपी क्या होता है, डायंथस प्रिमरोज में होता है। ठीक है, और मुक्त स्तंभी यानी जो बेस में लगा होता है, आधारी जो होता है वो सूरजमुखी और गेंदा में होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, बीजांड हो गया, यानी अंडाशय हो गया, ओवरी जो हो गई वो। ठीक है, इसके बाद आता है फल, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट। ठीक है, यहाँ पे जो होता है अलग अलग इनका रूपांतरण होता है और अलग अलग। अब देखिए क्या होता है, इतनी क्रिया होने के बाद भी, इतनी प्रोसेस होने के बाद भी क्या होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना निषेचन के ही फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनमें कोई निषेचन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई किसी तरह की क्रिया, जैविक क्रिया, रिप्रोडक्टिव क्रिया नहीं हुई, फिर भी हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गए, किसमें हो गए, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, फल में कन्वर्ट हो रहे। इस तरह के फल को हम बोलते हैं अनिषेक फल, यानी पार्थिनोकार्पिक फल। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह आता भी है। ये पार्थिनोकार्पिक फल क्या होते हैं, बिना निषेचित, यानी फल बिना निषेचित विकसित होता है। जब फल क्या होता है, बिना निषेचित विकसित होता है, तो उसे हम बोलते हैं अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ठीक, फल जो होता है एक भित्ति या फल भित्ति तथा बीज होते हैं। फल भित्ति लगभग क्या हो सकती है, शुष्क हो सकती है और गूदेदार। आप देखते हो कि जो फ्रूट होता है उसके चारों ओर की दीवार जो होती है कैसी हो सकती है, सूखी हो सकती है या गूदेदार हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा आम की कैसी होती है, गूदेदार होती है। लेकिन वहीं पे यदि आप नारियल के देख लो तो नारियल की क्या होती, कठोर होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बाह्य फल भित्ति जो होती है तथा मध्य फल भित्ति जो होती है और अंतर, यानी फल भित्ति जो होती है तीन तरह से होती है, जिसको छिलका बोलते हैं, गुदा बोलते हो, फिर अंदर जो होता है कठोर वाला भाग होते हैं, तीन हो गए। ठीक है, गुदा, फिर पहले छिलका, फिर गुदा, फिर क्या हो गया अंदर का कठोर भाग, तीन भाग। ठीक है, आम तथा नारियल में फल जो होता है अविष्ट यानी ड्रूप टाइप का होता है। ठीक है, इसमें जो फल होता है एक अंडपी ऊर्ध्ववर्ती होता है, यानी इसमें जो फल होते हैं एक ही बीज लगता है। ठीक है, जिसमें एक बीज क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, नारियल का फल एक प्रकार का अविष्ट फल होता है, ड्रूप फल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक फल भित्ति जो होती है और अंड ऊर्ध्ववर्ती जो होती है अंडाशय होता है और एक बीज उपस्थित। ठीक है, आम की फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति क्या होती, गूदेदार होती, खाने योग्य होती। ठीक है, मध्य फल यानी मध्य जो होती है भित्ति तथा भीतरी जो होती क्या होती है, कठोर होती है और पथरीली होती है। ठीक है, लेकिन नारियल में क्या होते हैं, मध्य फल भित्ति क्या होती है, तंतुमयी होती है। जैसे आप नारियल के जैसे छीलते हो तो बीच वाला भाग कैसा होता है, जैसे नारियल का जटा होता है वो क्या होता है, नारियल के बीच वाला भाग होता है। उसके पहले देखते चिकना होता है। अब तुम्हारे घर में ये मत देखना कि छिला हुआ भाग आता है, नारियल पानी पिए हो उसके चारों तरफ का भाग क्या होता है, चिकना होता है। लेकिन जैसे वो चिकने भाग को हम हटा देते हैं तो क्या होता है, रेसे रेसे निकलते हैं, निकलता है। फिर उसके अंदर और यदि हम उसको छिलका को जटा को हटा देते हैं तो क्या आता है, कठोर वाला भाग आता है कि नहीं, हार्ड जो होता है। जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे शो किया गया है, ये नारियल हो। ठीक है, अब बीज क्या होते हैं, पहले फल देख लिए, कठोर फल हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं, ओके। नेक्स्ट भाग जो होता है बीज आता है, सीड जो होता है, जो निषेचन के बाद जो होता है बीजांड किस में कन्वर्ट होता है, बीज में कन्वर्ट होता है। बीजांड बीज में, अंडाशय किस में कन्वर्ट होता है, फल। ठीक, एक बीज आवरण तथा भ्रूण होता है, यानी अंदर अंदर क्या होता है, बीज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तथा एक मूलांकुर होता है, भ्रूण अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का तथा दो चना, यानी देखना ये ऐसे भ्रूण अक्ष होते हैं जिसमें दो होते हैं, यानी जिनमें
दो भ्रूण अक्ष होते हैं उसको हम बोलते हैं द्विभ्रूणस्थी, और जिसमें एक होता है उसको एक बीज। ठीक है, यानी एक भ्रूण का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि चना जो हो गया, मक्का जो हो गया और गेहूं जो होता है, इनके छिलके हटाने पर ये दो भागों में डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन आप चने को हटा दीजिए, मटर के छिलके को हटा दीजिए, वो दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब उसी तरह से जब एक पार्ट में डिवाइड होता है उसको एक बीजपत्री बोलते हैं, जो दो भागों में विभाजित हो जाता है उसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री बोलते हैं। ठीक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो द्विबीजपत्री की संरचना कैसे होती है, बीज का बाहरी पितर यानी जो आवरण जो होता है, ठीक है, ठीक है, बीज की बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, बीज आवरण। बीज आवरण दो सतहें होती है, बाहरी आवरण एवं बीज चोल। ठीक है, तथा भीतरी जो होता है टेगमेन कहते हैं, यानी इसके भीतरी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेगमेन कहते हैं। बीज पर एक छत चिन्ह की तरह ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा फिर बीज फल से जुड़ा होता है। ठीक, यानी ये जो भाग होता है, ये भाग जो होता है, ये किससे जुड़ा होता है, बीज के फल से जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। प्रत्येक नाभिका के ऊपर छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, आप बीजांड की अंडाशय की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, बीज आवरण हटाने के बाद बीज पत्र निकलते हैं। ठीक है, जिसमें भ्रूण के साथ क्या होता है, भ्रूणी अक्ष होता है, दो गूदेदार बीज पत्र होते हैं, यानी दो, देखते हो जैसे हम छिलका हटाते हैं तो दो भागों में क्या होते हैं, बीज पत्र। जैसे इसका छिलका हटा दो तो एक मोटा ये भाग हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। इसमें क्या होता है, भ्रूण कोष होते हैं, एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, भोजन संग्रहण करने वाला। ये द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप, यानी जो द्विबीजपत्री होते हैं वो किससे बनते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बनते हैं चना सेम मटर में, ये क्या होता है, दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये क्या होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं, जबकि अरंड तथा गुदेदार होता है। ठीक है, भ्रूणपोषी होता है, ध्यान रखना। अब भ्रूणपोषी का मतलब क्या होता है, इनमें एम्ब्रियो सैक नहीं होता है। ठीक है, ये भ्रूण का पोषण नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी। लेकिन अरण्य जो होता है वो कैसा होता है, गूदेदार होता है, ये क्या होता है, भ्रूणपोषी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। इसी तरह एक बीजपत्री की संरचना यदि हम देखें तो ये क्या होता है, भ्रूणपोषी होता है। ये भ्रूण का क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आर्किड हो गया। ठीक है, अनाज में जो मक्का होता है, बीज आवरण क्या होता है, छिलकादार होता है। फल भित्ति क्या होते हैं, संगलित होते हैं। ठीक है, ये भोजन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। जैसे आप देखते हो कि जब आप गेहूं हो गया, मक्का हो गया खाते हो तो आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो आपको क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, भ्रूण कोश का जो बाहरी भित्ति होती है, भ्रूण में एक प्रोटीन सतह द्वारा अलग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरान होते हैं। यानी जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें क्या होता है, एल्यूरॉन नाम की एक लेयर होती है। भ्रूण आकार में क्या होता है, छोटा होता है, और यह भ्रूण कोश का एक सिरा पर खांचे में स्थित होता है। ठीक है, इसमें एक बड़ा अक्ष तथा ढालाकार बीजपत्र होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं, ध्यान रखना। ये चारों तरफ का ये क्या हो गया, बीज आवरण हो गया। ठीक है, बीज आवरण के नीचे जस्ट एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होता है, भ्रूण कोश होता है, जिसमें जो एम्ब्रियो होता है। इसका ये वाला जो भाग होता है, देखते हो छोटा सा ये वाला जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं स्कूटेलम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रांकुर चोल होता है और मूलांकुर चोल होता है। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल का मतलब क्या होता है, प्रांकुर का मतलब होता है जहां से प्रांकुर विकसित होगा, और मूलांकुर चोल का मतलब होता है जहां से मूलांकुर विकसित होगा। प्रांकुर का मतलब होता है जहां से तना का विकास होगा, मूलांकुर का मतलब होता है जहां से जड़ों का विकास होगा। ठीक है, फिर प्रांकुर क्या होता है, मूलांकुर होता है, यानी प्रांकुर मतलब मूल और रूट जहां से निकले थे। ठीक है, आगे देखिए, प्रांकुर मूलांकुर होते हैं तथा इसमें मूलांकुर के चादर से ढके रहते हैं। प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बीज ये दिखाई दे रहा है, ये मक्के का होता है, एक बीज पत्री। ठीक है, अब ये एक
प्रारूपी जो एंजियोस्पर्म होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देख ले, पुष्पी पादप के वर्णित के रूप में बहुत आकार की अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के चित्र बनाए गए हैं, यानी एक फ्लावर फार्मूला आपको दिया गया है, फ्लावर डायग्राम आपको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पे आगे अब जो हम पढ़ेंगे फ्लावर फार्मूला, ठीक है, पुष्प सूत्र। ठीक है, अब देखेंगे कि जो पुष्प सूत्र होता है वो कैसे होता, कैसे, किस टाइप से होता है, उसका संरचना कैसा होता है, उसका मॉडिफिकेशन कैसा होता है, वो बना कैसे होता है। ठीक है, तो पहले जितना आज आपने पढ़ा है उसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि पुष्प सूत्र को पढ़ने के लिए कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पुष्प सूत्र को पढ़ने के लिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पे आपको हमने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बताए। ठीक, अब अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर कैसे बनाए बताए और क्या क्या बताए, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे ध्यान से देखेंगे? आप यदि हम देखें, दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही मेरी प्रॉपर वे में? आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर दिखाई दे रही है, यानी सुनाई दे रही? ओके, चलिए देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा किसके के बारे में पढ़ा, पुष्प के बारे में पढ़ा। बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके समझिएगा, क्योंकि फ्लावर फार्मूला आसानी से समझ में नहीं आता है। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ाओ। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये एक तरह से ए प्लस बी स्क्वायर का ये क्या होता है, ब्रेक डाउन जब करते हैं, जब बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। उसी तरह से फ्लावर में भी फार्मूला होता है, यानी आपको फ्लावर फार्मूला पता है तो आपको फ्लावर के पूरे कैरेक्टर पता होगा। यानी आपको जब ए प्लस बी यानी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब ए प्लस 2ab पता होता है, तो आप प्लस ए प्लस बी स्क्वायर को कहीं भी जब उसकी आवश्यकता होती है यूज कर सकते हो, उसके पूरे कैरेक्टर्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। उसी तरह से फ्लावर में भी होता है। ठीक है, कैसे होता है, ध्यान से समझ। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ कैरेक्टर्स दिया गया है, कुछ आपको उसके लक्षण दिया गया है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको जो हमने पढ़ाया है कैलिक्स, कोरोला, एंडोनेशियम, गायनेशियम, ये चार चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? फ्लावर फार्मूले के लिए। अब देखिए फ्लावर फार्मूले में होता क्या है, पहले हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर तो होता ही है, लेकिन फ्लावर होता कैसे? फ्लावर होता है तो फ्लावर जैसे होता है, फूल जैसे होता है? अरे भाई ये नहीं पूछ रहे हैं। होता कैसे है का मतलब है कि वो एक लिंगी है कि द्विलिंगी, मतलब जो पुष्प है वो नर है कि मादा है। चलो ठीक है, नर है या मादा है वो हमने देख लिया, लेकिन तीसरा करेक्टर क्या है? यदि तीसरा करेक्टर ये होता है कि या कि वो उभयलिंगी होगा, तो पुष्प तीन तरह से होगा, एक हो सकता है नर, एक होता है मादा, एक होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है द्विलिंगी, और द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर युग्मक और मादा, नर जननांग और मादा जननांग दोनों स्थित होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर यदि हम मेल को प्रदर्शित करते हैं, मादा को, नर को, या मादा को, नर को हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे देखते हैं? यदि हम नर को यदि हम देखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी मेल को प्रदर्शित करते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने का जो चिन्ह होता है, संकेत होता है, जैसे आप ए प्लस बी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ते तो क्या पढ़ते, एक संकेत है, एक का नहीं पता है आपको, बी पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन स्क्वायर पढ़ रहे है ना। तो यहाँ पे नर का जो संकेत होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यदि आपको इस टाइप से कहीं भी बायोलॉजी में चिन्ह दिख जाए, दिखाई आपको पड़ जाए, वो क्या होता है, नर होता है, वो नर का संकेत है। लेकिन यदि आपको कहीं भी मादा दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, मादा, क्या दिखाई दे जाए, मादा, यानी फीमेल दिखाई दे जाए, तो उसका संकेत बेटा जस्ट अपोजिट कर दो, ये ऐसा होता है, ये मादा का। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये नर का हो गया, मादा का हो गया, ये क्या हो गया, नर। गलत हो गए थे, सॉरी, नर के लिए, हाँ यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर जो नर के लिए है वो ऐसे यूज करेंगे और मादा के लिए कैसे यूज करेंगे, नीचे की ओर, ठीक है, सॉरी, मादा के लिए नीचे की ओर। इतना समझ में आया कि नहीं है, मादा के लिए नीचे की ओर। अब उभयलिंगी के लिए दोनों को साथ में ऐड कर दीजिए। जब ये ऐसा होता है, ये इसका चिन्ह कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उभयलिंगी। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल उभयलिंगी। इतना समझ में है, ओके। अब आगे देखो, इतना समझ में आया, ठीक है। अब उसके पहले यदि आप हम देखें तो ये हमने किसका देखा, मेल गैमेट, यानी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे हमने किसको देखा, कैलिक्स को, कैरोला को, एंडोनेशियम को नहीं देखा। पहले हमने किसको देखा, पुष्प के सेक्सुअलिटी को देखा, यानी जो फ्लावर है वो कैसा है, यानी वो मेल है कि फीमेल है या कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। उसमें दोनों कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है कॉज कैरेक्टर है, पहले हमने उसको देखा। इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है क्या, कैलिक्स हो गया, बी आर से शो करते हैं, कोरोला को के से शो करते हैं, एंडोनेशियम को सी से, परिदल को हम पी से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि पुष्प होता है त्रिज्या सम्मित या एक व्यास सम्मित, तो उसको हम किससे शो करते हैं, प्लस से या प्रतिशत से, ओके। त्रिज्या सम्मित मतलब किससे, प्लस से, और व्यास सम्मित है तो वो किससे, परसेंटेज से शो करते हैं, ठीक है, ओके। फिर आगे यदि हम देखें तो किससे शो करेंगे, ये किसके होंगे, त्रिज्या सम्मित या एक व्यास सम्मित, हमने आपको बताया था वहां पे। यहाँ पे सेक्सुअलिटी देख रहे हो तो किससे हमने शो किया, ये मादा को इससे, नर को इससे, मादा को ये, और बाइसेक्सुअल फ्लावर इस तरह से, ठीक है। यदि जो जायांग होता है तो अधोवर्ती है या ऊर्ध्ववर्ती है, तो ऊर्ध्ववर्ती है तो ओनली हम जी लिखेंगे, और अधोवर्ती होता है तो जी के नीचे हम क्या खींच देंगे, डंडी लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अधोवर्ती, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे नीचे आपको एक फॉर्मल फ्लोरल फार्मूला आपको शो किया गया है, ये यहाँ पर ये आपको जो फ्लावर फार्मूला यानी शो किया गया है, ये सरसों का होता है। किसका होता है, सरसों का। किसका होता है, सरसों का होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्लावर फार्मूला हो गया। बट यहाँ पे जो फ्लावर फार्मूला दिखा लिखा है तो उसके आगे आपको फ्लावर डायग्राम दिखा है, यानी फ्लावर का रे डायग्राम, यानी एक जो सांकेतिक डायग्राम होता है वो लिखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से जो यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर ये वाला संकेत दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या सम्मित या एक व्यास सम्मित। यहाँ पे ये प्लस चिन्ह होता है तो इसको हम बोलेंगे त्रिज्या सम्मित, ठीक है। फिर बायसेक्सुअल फ्लावर होता है तो बायसेक्सुअल फ्लावर ये होता है। फिर इसमें देखोगे कैलिक्स कितने होते हैं, ये बाहर वाले ये वाले जो होते हैं कैलिक्स होते हैं 1 2 3 4, चार आपको 2+2 में लिखे हैं। 2+2 क्यों लिखा, क्योंकि आप देख रहे हैं दो जो है दो को ढक रहे हैं, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाले, इन दो को बगल वालों को ढक रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2+2, ठीक है।
फिर कोरोला जो होते हैं 4 होता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गए। कोरोला क्या हो गया, 4 हो गया। फिर एंड्रोनेशियम देखिए कितने होंगे, 2 + 4 हो गए। तो 2 + 4 कैसे हुए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 2 हो गए। फिर 4 कहाँ हुए, 1 2 3 और 4 हो गए। तो कोरोला कितने हो गए, एंडोनेशियम कितने हो गए, ये हो गए। फिर गायनोशियम की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक गायनोशियम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो 2 गायनोशियम है। फिर कैसे ये दिया है, ऊर्ध्ववर्ती है, तो ऊर्ध्ववर्ती है तो इसलिए हम इसके नीचे क्या लगा दिए, डायग्राम, डंडी लगा दिए। ठीक है, ये किसका हो गया, फेवेसी कुल। यानी जो सरसों आता है वो किस में आता है बेटा, फेवेसी कुल में आता है। किस में आता है, फेवेसी। इसमें दिया नहीं है, ओनली इसमें रे डायग्राम दिया और फ्लावर फार्मूला दिया है, इसके आगे इसमें नहीं दिया। इसके आगे क्या आता है, सोलेनेसी कुल आता है, फिर ब्रेसिकेसी आएगा, है ना। तो आगे की जो फैमिली है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना आपको समझ में है। जो फ्लावर फार्मूला का बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने आपको आज बता दिया। आपको सही तरीके से एनसीईआरटी बुक में एक बार फिर से रीड करना है, उसको हम कल स्लाइड के थ्रू आपको पूरा प्रॉपर वे में समझा देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।